यदि आपको कभी समय के साथ यात्रा यानी टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आप प्राचीन मिस्र जाना चाहें जहां पर फ़ाराओ रहते थे, या फिर हो सकता है कि आप रामायण या महाभारत काल में जाना चाहें, या अपने भविष्य में जाना चाहें, या फिर बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं आपके दिमाग में जो आपके भूतकाल और भविष्यकाल से संबंधित हों। तो सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें इस बारे में बताया कि समय में यात्रा करना कोई वैज्ञानिक कथा नहीं है, बल्कि ऐसा संभव है। तो आधुनिक फिजिक्स के जनक एल्बर्ट आइंस्टाइन ये बताते हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि समय में यात्रा करने के लिए हमें टाइम मशीन बनाने की ज़रूरत है, या फिर इसे पहले से ही हमारे नेचर ने हमारे लिए बना के रखा है। बात करते हैं जून 1951 की। न्यूयॉर्क में तब हंगामा मच जाता है जब एक आदमी सड़क पर भाग रहा होता है और गाड़ी की टक्कर से वहीं पर मर जाता है। वहां बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसी समय यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस व्यक्ति में कुछ तो अजीब था। पीड़ित एक युवक था जिसने 1870 के दशक के कपड़े पहने हुए थे। पुलिस के लिए यह रहस्य और गहरा गया जब पुलिस ने उस युवक की तलाशी ली और उसकी जेब में ऐसा कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला वह काफी पुराना था और बहुत ही अच्छी अवस्था में था, जिसमें 5 सेंट की कीमत वाला एक बियर टोकन, 1876 का एक पत्र और बैंक नोटों में $70 जो अब उपयोग में नहीं लिए जाते थे। लेकिन उन्हें जो सबसे बड़ा सुराग मिला वह रुडोल्फ फेंटेज नाम का एक बिजनेस कार्ड था। मामले के प्रभारी अधिकारी हर न्यूयॉर्क रिकॉर्ड के माध्यम से नाम की तलाश कर रहे थे और इस तरह उन्हें पता चला कि इस सवाल के जवाब ने रहस्य को और गहरा कर दिया था। न्यूयॉर्क में इस नाम के तहत पंजीकृत एकमात्र व्यक्ति 1876 में लापता हो गया था और यह मामला कभी हल नहीं हुआ। युवा रुडोल्फ फेंटर्स ने भविष्य में 75 साल की यात्रा की और अपने भाग्य को भविष्य में देखा, और वह भी उससे बहुत अलग अवधि में। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या समय यात्रा का रहस्य उसके साथ ही मर गया? तो क्या लेकिन पुलिस ने टाइम मशीन को ढूंढने की कोशिश नहीं की? उसे वहीं पे न्यूयॉर्क में होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही बहुत से लोग जब ये बोलते हैं कि टाइम मशीन मानव निर्मित है, तो इसी के साथ बहुत से लोग यह भी बोलते हैं कि टाइम मशीन मानव निर्मित नहीं है। खासकर टाइम ट्रैवल से रिलेटेड जितने भी फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, वो तो यही बताती हैं कि टाइम मशीन मानव निर्मित है। लेकिन इसके ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई हैं, जितनी भी वैज्ञानिकों ने अपने शोध किए हैं, तो वो ये बताते हैं कि टाइम मशीन्स मानव निर्मित नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ों पर टाइम मशीन्स उगती हैं। इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए समय क्या है। तो क्या समय हमारी घड़ियों में केवल मिनट और सेकंड और घंटों की सुइयों में कैद है? वास्तव में ये एक समय बताने का तरीका है जो कि हम अपने पृथ्वी ग्रह पर यूज़ करते हैं, लेकिन यही समय बताने का तरीका मंगल ग्रह के ऊपर वैलिड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर समय अलग तरीके से चलता है। मंगल ग्रह पर एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है। पृथ्वी पर अधिकतर लोग मानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन वे यहाँ गलती करते हैं। वास्तव में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के लिए 23 घंटे और 56 मिनट का समय लेती है, और जब हम वर्षों के बारे में सोचते हैं तो समय में और भी अंतर होता है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लेता है। यह लगभग पृथ्वी के 2 वर्षों के बराबर है, लेकिन ये संख्याएं केवल समय को नापने के तरीके हैं। लेकिन अगर नापने के तरीके ना होते तो भी यह स्थान मौजूद होते। समय इसी तरह से काम करता है, लेकिन मंगल ग्रह पर समय पृथ्वी की तुलना में अलग तरीके से गुजरता है। वहाँ समय पृथ्वी के मुकाबले तेजी से गुजरता है, और हम एक परमाणु घड़ी का उपयोग करके यहाँ पृथ्वी पर इसे साबित कर सकते हैं। ऐसी ही एक घड़ी ब्राजील में है जो कि साओ पालो विश्वविद्यालय में है। यह स्थान दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों में से एक है जहां परमाणु घड़ियों का उत्पादन होता है। परमाणु घड़ियां अत्यंत सटीक होती हैं क्योंकि वे परमाणुओं के व्यवहार के अनुसार सेट की जाती हैं, जैसे कि सीजियम 133 जो इस निर्वात कक्ष में है। एक बार माइक्रोवेव के संपर्क में आने के बाद ये एटम तेजी से कंपन करते हैं, प्रति सेकंड 9 बिलियन से अधिक बार।
चूंकि परमाणु घड़ियां इनमें से प्रत्येक कंपन को पंजीकृत करती है, इसलिए वे एक एकल सेकंड को 9 बिलियन भागों में तोड़ सकती है। परमाणु घड़ियां हमेशा एक ही तरह से कंपन करती हैं। यह प्रति सेकंड 9 बिलियन से अधिक होता है। यह सटीकता भी जबरदस्त है। एक नियमित घड़ी प्रतिदिन 1 सेकंड आगे या पीछे हो सकती है, लेकिन एक परमाणु घड़ी को ऐसा करने में 1 मिलियन साल लगेंगे। इसलिए वे यह साबित करने के लिए आदर्श हैं कि समय यात्रा वास्तविक है। इस तथ्य को कुछ वैज्ञानिकों ने व्यावहारिक तरीके से प्रदर्शित किया। 2 परमाणु घड़ियों को समुद्र तट पर सिंक्रोनाइज किया गया और उनमें से एक को वहां छोड़ दिया गया, जबकि दूसरी को माउंट सुनप्पा के शिखर पर ले जाया गया, जो कि 800 मीटर से अधिक ऊंचा था। कुछ दिनों बाद शोधकर्ताओं ने पहाड़ के ऊपर की घड़ी को समुद्र के स्तर पर रहने वाले व्यक्ति के पास दूसरी घड़ी के बगल में रख दिया, और जब दोनों उपकरणों पर समय की तुलना की तो वैज्ञानिकों को कुछ आश्चर्यजनक बात का एहसास हुआ। घड़ियों को अब सिंक नहीं किया गया था। जिस घड़ी को पहाड़ से नीचे लाया गया था वह दूसरी घड़ी से थोड़ा आगे थी, जो समुद्र के स्तर पर थी। यह इस बात का सबूत था कि पर्वत पर छोड़ी गई घड़ी के लिए समय तेजी से गुजरा था, और यही एक कारण है मंगल में समय के तेजी से बढ़ने के लिए। तो अगर आप समय में यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस जगह को भी समझना पड़ेगा जहां पर इस समय आप हैं। लेकिन मंगल ग्रह पर समय तेजी से क्यों गुजरता है? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम है। अब समय और गुरुत्वाकर्षण में क्या संबंध है? ये सही है कि गुरुत्वाकर्षण का संबंध समय के साथ भी है और अंतरिक्ष के साथ भी। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अंतरिक्ष में 3 आयाम हैं: ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई। लेकिन एक चीज है जो हम आयाम के रूप में सोचने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, और वह है समय। सापेक्षता के इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड अंतरिक्ष और समय नामक एक 4 आयामी ग्रिड से बना है। हमारे कई दैनिक कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं कि समय और स्थान एक साथ कैसे संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला जो एक मॉल में अपने पति से मिलने जाती है, उसे यह तो पता है कि उसका पति उस मॉल में होगा, लेकिन कब यह नहीं पता। अपने पति को देखने के लिए इस महिला को मॉल में इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ महिला को यह पता है कि उसका पति कितने बजे आने वाला है, लेकिन फिर भी वह उसे नहीं ढूंढ पाएगी क्योंकि उसे उसकी लोकेशन नहीं पता। और इसलिए वास्तविकता में स्थान और समय साथ साथ चलते हैं। यह समझने के लिए कि गुरुत्वाकर्षण किस तरह से संबंधित है, हमें द्रव्यमान यानी मास के बारे में बात करने की आवश्यकता है, जिसका आकार से कोई लेना देना नहीं है, और यह बात विज्ञान साबित कर चुका है। तो चलिए एक संगमरमर और एक स्टायरोफोम बॉल को पानी के टैंक में डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इसका परिणाम इतना भी आश्चर्यजनक नहीं होगा, क्योंकि जो वस्तु भारी लग रही थी वह नीचे की ओर चली जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों के पास समान द्रव्यमान है। तो इसलिए अगर हम यह सोचें कि द्रव्यमान आकार पर निर्भर करता है तो हम गलत हैं। समान द्रव्यमान होने का मतलब समान घनत्व होना नहीं है, जो कि बहुत मायने रखता है। तो स्टायरोफोम बॉल इसलिए नहीं तैरती क्योंकि वह हल्की है, बल्कि इसलिए पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम है। इन दोनों ही वस्तुओं में समान द्रव्यमान होता है, लेकिन उनके आकार भिन्न होते हैं क्योंकि वे विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों से बने होते हैं। एक ही मास के 2 ऑब्जेक्ट्स में सबसे छोटे वाले की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होगी, और ये रूल सब जगह वैलिड है। और इस तरह से ये स्पेस और टाइम के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। और आप देख सकते हैं कि बड़ा ऑब्जेक्ट इन डायमेंशंस को कम विकृत यानी कम डिस्टॉर्ट करता है। जब इसमें छोटी सघन वस्तु को डाला जाता है तो क्या होता है? सघन वस्तु एक अंतरिक्ष समय के आयामों को उसके चारों ओर अधिक तीव्रता से डिस्टॉर्ट करती है। और याद रखें, यहाँ दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान एक ही हैं। आइए देखते हैं कि यह बड़ा गोला सूर्य है और छोटा वाला पृथ्वी। अंतरिक्ष समय डिस्टॉर्ट होने से पृथ्वी प्रभावित होती है, जो सूर्य से आकर्षित होती है। अब पृथ्वी की गेंद के साथ एक और छोटी गेंद चंद्रमा रखें। पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है, लेकिन यह अंतरिक्ष समय को भी विकृत करती है। इसका निरीक्षण करें कि चंद्रमा की गेंद हमारे ग्रह से कैसे आकर्षित होती है।
यहाँ हम केवल गुरुत्वाकर्षण के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में अंतरिक्ष समय में एक मोड़ है। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ वह तरीका है जिससे हम विकृति महसूस करते हैं। लेकिन जब हम इस ग्रिड को देखते हैं तो हमें केवल एक जगह दिखाई देती है, और जैसा कि हमने कहा था, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं और समय इस पूरे ग्रिड पर है। तो आइए इसे एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यह पैमाना समय का प्रतिनिधित्व करता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद है और इस पैमाने पर हर निशान एक पल है, यानी कि एक मोमेंट है। अब देखें कि क्या होता है जब बहुत अधिक द्रव्यमान वाली कोई वस्तु उसके पास आती है। जैसे ही समय अंतरिक्ष से जुड़ता है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा विकृत हो जाता है और यही समय का फैलाव है, जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। जिस क्षेत्र में ग्रिड बाहर तक फैला है वहां समय धीमा हो जाता है। ग्रिड जितना अधिक मजबूत होता है, गुरुत्वाकर्षण भी उतना ही अधिक मजबूत होता है। दूसरे शब्दों में समय धीमा हो जाता है। यह हमने तब देखा था जब परमाणु घड़ियों के साथ हमने प्रयोग किया था कि किस तरह परमाणु घड़ियां अलग अलग ऊंचाई पर व्यवहार करती हैं। समुद्र तल के पास की घड़ी पृथ्वी के कोर के ज्यादा करीब थी, बजाय के उस घड़ी के जो पहाड़ के ऊपर थी। यही कारण है कि यह गुरुत्वाकर्षण से अधिक प्रभावित थी। इसी वजह से समुद्र के स्तर पर घड़ी के लिए समय धीमा हो गया। ब्लैक होल एक छोटी सी जगह के भीतर भारी मात्रा में द्रव्यमान को केंद्रित करता है। ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी उसके आसपास के दूसरे स्टार्स और प्लैनेट के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ब्लैक होल स्पेस डायमेंशंस के अंदर क्या करता है, और इसका फैलाव भी स्पेस में बहुत बड़ा होता है। हम इसे उस फिल्म से रिलेट कर सकते हैं जिसमें दो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं जो कि ब्लैक होल के पास में आते हैं। हाँ, इंटरस्टेलर यह समय के फैलाव के प्रभावों को पूरी तरह से दर्शाता है। इस फिल्म में अंतरिक्ष यात्री एक ग्रह पर एक ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं। यह गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है कि जहाज में रुके वैज्ञानिक के लिए 2 सेकंड 20 घंटे के बराबर है, और अंतरिक्ष यात्रियों को होने वाले समय के फैलाव पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि अंतरिक्ष समय में विकृति न केवल समय को प्रभावित करती है बल्कि उन सभी चीजों को प्रभावित करती है जो उस क्षेत्र के अंदर आते हैं, और इसीलिए उन्हें लगता है कि उस जगह पर समय सामान्य गति से गुजर रहा है। लेकिन अगर वैज्ञानिक उन्हें देखते तो वे अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत धीमी गति से चलते हुए देखते, लगभग स्थिर खड़े हुए। एक छोटी सी क्रिया देखने की कल्पना करें, जैसे किसी वस्तु को गिराना, और वह लगभग 20 घंटे तक गिर रही है। और यदि अंतरिक्ष यात्री दूरबीन से अंतरिक्ष यान को देखते तो वे कहते कि केवल 2 सेकंड में उन्हें 20 घंटे चलना पड़ेगा। तो सवाल ये आता है कि दोनों में से कौन सा सही है, और हम कहेंगे दोनों। प्रत्येक अपने स्थान के आधार पर अपना सच देख रहा है। वे गुरुत्वाकर्षण से अलग अलग प्रभावित स्थानों में हैं। अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिकों के मुकाबले अधिक प्रभावित होते हैं। मिशन के अंत में अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में लौटते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वैज्ञानिकों की उम्र बहुत बढ़ चुकी है। उन्होंने ग्रह पर 3 घंटे बिताए। अंतरिक्ष यान में व्यक्ति के लिए 23 साल गुजर गए, और इस तरह से वे समय के माध्यम से यात्रा करते हैं। तो ये एक सिक्के की तरह हो सकता है जिसमें एक तरफ ग्रेविटी है और दूसरी तरफ स्पीड, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि स्पीड के लिए एक दूसरा सिक्का होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। और इस स्पष्टीकरण को आसान बनाने के लिए आइंस्टाइन की उस ट्रेन का उदाहरण लेते हैं। यह एक चलती हुई ट्रेन है। इसके अंदर वैगन के फर्श पर एक टॉर्च है जो कि प्रकाश की किरण चमका रही है। प्रकाश छत पर एक दर्पण को हिट करता है और टॉर्च पर लौटता है। यदि आप ट्रेन के अंदर थे तो आपने ट्रेन की गति पर ध्यान दिए बिना प्रकाश को हमेशा की तरह ऊपर नीचे होते देखा था, क्योंकि आपके दृष्टिकोण से ऐसा लगता है जैसे वैगन के अंदर सब कुछ नहीं चल रहा था। अब मान लीजिए कि आप किसी स्टेशन पर खड़े हुए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वही ट्रेन आपके सामने से गुजरती है। अब क्योंकि ट्रेन सामने से तेज गति से जा रही है, आप प्रकाश को थोड़ा अलग रास्ता बनाते हुए देखेंगे। यदि ट्रेन की रफ्तार प्रकाश की बीम की रफ्तार के आसपास है तो प्रकाश के मार्ग में यह अंतर और भी अधिक ध्यान देने योग्य होगा। उस स्थिति में आप बीम को इस रास्ते पर जाते हुए देखेंगे और यह पता लगाना आसान होगा कि कौन सा रास्ता लंबा है।
और इस तरह से यह साबित होता है कि समय और गति आपस में जुड़े हुए हैं। ट्रेन के बाहर लोग प्रकाश को एक लंबा रास्ता लेते हुए देखते हैं। यदि यह अधिक दूरी तय करता है तो ऐसा करने में भी अधिक समय लगता है। ऐसा ट्रेन की स्पीड की वजह से हुआ जिसने टाइम को डिस्टॉर्ट किया। तो जितनी ज़्यादा ट्रेन की गति होगी उतना ही ज़्यादा टाइम डिस्टॉर्शन भी होगा, और इसीलिए ये हमारे सिक्के का दूसरा पहलू है। लेकिन अगर आपको गति को फील करना है, उसके प्रभाव को फील करना है, तो आपको उतनी ही तेज़ स्पीड से भागना पड़ेगा। और यह गति उतनी हो सकती है जितनी हमारे उस उदाहरण में उस ट्रेन की थी। यह प्रकाश की गति जितनी तेज है, और प्रकाश से तेज ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। तो आइए देखते हैं कि ब्राज़ील और बीजिंग जो चीन में है, इनके बीच का फासला 17,000 किलोमीटर है। और अगर हम प्रकाश की बात करें तो 1 सेकंड में प्रकाश इस फासले को 9 बार पार कर सकता है। तो हमारे लिए ये दूरी काफ़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन स्पेस के लिए यह दूरी काफ़ी छोटी होती है। और इसीलिए इसको नापने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रकाश वर्ष की अवधारणा को बनाया, जिसे हम लाइट ईयर भी कहते हैं, जिससे कि वह फासला नापा जा सके जो प्रकाश 1 साल में कवर करता है, और यह लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर है। तो एक तारे से प्रकाश जो 10 प्रकाश वर्ष दूर है, वहाँ हमें पहुँचने में 10 वर्ष का समय लगेगा। तो टाइम ट्रेवल को फील करने के लिए आपको बहुत तेज़ भागना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना तेज़ आप भागेंगे उतना ही आपके आसपास का समय धीरे होता जाएगा। तो ऐसा ही उस आदमी के साथ हुआ था जिसने भविष्य की यात्रा पूरी की थी। और दरअसल रुडोल्फ फेंट्स नाम का कोई आदमी था ही नहीं। वह एक कहानी का पात्र है जो इतना लोकप्रिय था कि वह एक शहरी किंवदंती बन गया। लेकिन लोगों को एहसास नहीं है कि कहानी के पीछे की अवधारणा वैज्ञानिक रूप से संभव है। हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर समय के यात्री यानी टाइम ट्रैवलर भी अस्तित्व में है, लेकिन उनको खोजना थोड़ा सा मुश्किल है। यह लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा कण त्वरक यानी पार्टिकल एक्सेलरेटर सीरियस है। सीरियस में इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश के निकट गति के लिए एक्सेलरेट किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स वहां रहते हैं, वैक्यूम पर चल रहे होते हैं, और यह प्रक्रिया घंटों तक चलती है। इस प्रक्रिया का लक्ष्य एक विशेष प्रकार की रोशनी का उत्पादन करना है, जिसका उपयोग दुनिया भर के विभिन्न प्रयोगों में वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। इस पार्टिकल एक्सेलरेटर में इलेक्ट्रॉन प्रकाश की गति का 99.99% है, इसलिए वे लगभग 6 लाख बार प्रति सेकंड इस मशीन के चारों ओर घूमते हैं, जो 500 मीटर की परिधि में है। लेकिन निकट प्रकाश की गति से यात्रा करने पर इलेक्ट्रॉन्स को एक अलग ही स्पेस का अनुभव होता है। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप उस स्पीड से यात्रा कर सकते हैं, तो आपकी जो दूरियां होंगी वो बहुत छोटी हो जाएंगी। और यही इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी हो रहा है, क्योंकि इस विशाल एक्सेलरेटर में इन इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए केवल 9 सेंटीमीटर की परिधि है। लेकिन यह सिर्फ दूरी नहीं है जो कि ज़्यादा तेज घूमने से कम हो जाती है, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन्स के आसपास का समय भी धीरे हो जाता है। प्रकाश की गति के निकट इन इलेक्ट्रॉनों को लगता है कि समय हमारी तुलना में 6000 गुना धीमा है। इसलिए यदि आप इस एक्सेलरेटर में प्रवेश करते हैं तो आप पाएंगे कि समय अलग तरह से गुजर रहा है। यह ऐसे होगा जैसे आप समय के साथ यात्रा कर रहे हों। इलेक्ट्रॉन की गति से जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए समय उससे बाहर के 6000 गुना कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में, इस गति से 1 सेकंड की यात्रा करके यदि आप उस घड़ी को देखते हैं जो यहाँ पर रुकी है, तो आप देखेंगे कि आपने भविष्य में 1 घंटा 40 मिनट की यात्रा की है। वास्तव में यह साबित करता है कि हम किसी वस्तु में तेजी लाकर समय के फैलाव का निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन शायद नहीं हम अपने पैमाने को कैसे व्यापक करेंगे। कल्पना कीजिए कि हम भविष्य में हैं और अंतरिक्ष अन्वेषक को किसी अन्य तारे की यात्रा करने और फिर पृथ्वी पर लौटने का एक मिशन सौंपा गया है। इसके लिए वे आकाशगंगा में सबसे तेज जहाज का उपयोग करते हैं जो आधी प्रकाश गति तक पहुंचने में सक्षम है। इसका गंतव्य प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो सूर्य के सबसे निकट का तारा है और इससे लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। इस यात्रा को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा, वैसे यह ऑब्जर्वर पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर लोगों के लिए जहाज पर जाने के लिए जहाज को लगभग
8.5 वर्ष और लौटने में 8.5 वर्ष लगेंगे। इसलिए यात्रा में पूरे 17 घंटे लगेंगे। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गति जितनी अधिक होती है उतनी गति धीमी भी होती है। खोजकर्ता के लिए एक ही यात्रा में लगभग 14.5 साल लगेंगे, क्योंकि जब वे अत्यधिक गति से यात्रा कर रहे होते हैं तो उनके लिए समय अलग अलग होता है। पृथ्वी पर लौटने पर खोजकर्ताओं ने नोटिस किया कि उन्होंने भविष्य में 2 वर्षों में थोड़ी यात्रा की है, लेकिन वे 2 साल नहीं गुजरे थे। वास्तव में वे खिंचे हुए थे। इस तरह उन्होंने समय के माध्यम से यात्रा की। सवाल हमारे पास यह भी आता है कि क्या हम अतीत में भी यात्रा कर सकते हैं? यह काल्पनिक रूप से असंभव है। हम जानते हैं कि शरीर जितनी तेज गति से यात्रा करेगा उतनी ही धीमी गति से चलेगा। सैद्धांतिक रूप से यदि शरीर प्रकाश की गति तक पहुंच जाता है तो एक तरह से वह रुक जाएगा, और इसीलिए अगर आप प्रकाश की गति तक पहुंचने के बाद रुक जाते हैं, उस समय को पीछे की ओर ले जाने के लिए औसत गति को भी बढ़ाना होगा। लेकिन सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति सबसे बड़ी गति है और अतीत में वापस जाना संभव नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वर्म होल का उपयोग करके अतीत की यात्रा करने का एक अलग तरीका हो। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि एक सुरंग हो सकती है जिसे वे वर्म होल कहते हैं, जो ब्रह्मांड में 2 बिंदुओं को जोड़ती है। ये अगर आप प्रकाश की गति तक पहुंचने के बाद रुक जाते हैं, उस समय को पीछे की ओर ले जाने के लिए औसत गति को भी बढ़ाना होगा। लेकिन सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति सबसे बड़ी गति है और अतीत में वापस जाना संभव नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वर्म होल का उपयोग करके अतीत की यात्रा करने का एक अलग तरीका हो। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि एक सुरंग हो सकती है जिसे वे वर्म होल कहते हैं, जो ब्रह्मांड में 2 बिंदुओं को जोड़ती है, और सही सिचुएशंस में ये एक टाइम टनल के रूप में भी काम कर सकती है, जिसका एक रास्ता वर्तमान में खुलता हो और दूसरा अतीत में। कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से समय में वापस आ जा सकता है, लेकिन अभी तक यह केवल एक परिकल्पना है। हमें पता है कि समय यात्रा के बारे में बात करना मुश्किल है, क्योंकि हम किताबों, फिल्मों और टीवी शो से प्रभावित हैं। इसलिए यह देखना थोड़ा मुश्किल है कि यह विचार विज्ञान के अनुसार संभव है। हालांकि इन सभी काल्पनिक कहानियों को पीछे छोड़कर एक तरफ यात्रा करें और केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि विज्ञान हमें इस बारे में क्या बताता है। हम देखते हैं कि यह अवधारणा जितनी काल्पनिक हो सकती है उतनी ही पूरी तरह से संभव है। हम इसे जानते हैं। कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, हेनरिक लॉरेंस, रॉय कर, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों की प्रतिभा की बदौलत और कई अन्य लोगों ने भी अपने सिद्धांतों से एक नई दुनिया के द्वार खोले हैं। कई सिद्धांत इतने उन्नत हैं कि वे अब सिद्ध हो रहे हैं। अप्रैल 2019 में हमें एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता मिली जब एक ब्लैक होल की पहली वास्तविक तस्वीर मिली। विमान ने अत्यधिक सटीकता के साथ भविष्यवाणी की कि एक ब्रह्मांडीय घटना को घटने में पूरी सदी से ज्यादा का समय लग गया, जिस पर अब आगे काम किया जा सकता था। इन सभी वैज्ञानिकों ने न सिर्फ पहले से चले आ रहे काम करने के तरीकों को बदला, बल्कि जिस तरह से हमने वास्तविकता का अनुभव किया उसका विस्तार भी किया, और उसके लिए हमें इनको धन्यवाद करना चाहिए। हम अब न केवल समझते हैं बल्कि यह साबित भी कर चुके हैं कि समय के साथ यात्रा करना संभव है।